साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और डेली टारगेट का आज 36वां दिन है। 35 टेस्ट हो चुके हैं। यूपी स्पेशल चल रहा है इस समय। यूपी स्पेशल के साथ साथ हिंदी में वाक्यांश चल रहा है, ठीक है। तो 35 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। सब कुछ सीरियल से है, ठीक है। जितना सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा दिसंबर लास्ट तक में, ठीक है। उसके बाद जनवरी में आप उसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग स्थापना कब होती है? 1998 में। वन लाइनर प्रश्न है तो इनको याद करना आसान होता है। हालांकि एग्जाम में वन लाइनर प्रश्न के अलावा जो है आपको सही मिलान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको जो है कथन कारण वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों को अगर इस तरह याद किया जाए तो वो आसान होता है, इसलिए मैंने इनको वन लाइनर बनाया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रश्न बहुत आसान है। आसान नहीं है, ये आसान प्रश्न ही एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरुआत 2021 में। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है इसकी स्थापना होती है 1921 में। परिवहन निगम पूछताछ सेवा की स्थापना होती है 2015 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इसकी स्थापना होती है 1960। उत्तर प्रदेश पूछा है, ठीक है, भारत नहीं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। अगला है उत्तर प्रदेश 100 जो है उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है? तो ये नवंबर 2016 से, 19 नवंबर 2016 से इसकी शुरुआत की गई। तब किसकी सरकार थी? तब जो है अखिलेश यादव की सरकार थी। अगला है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? नक्षत्रशाला से प्रश्न आते हैं तो ये गोरखपुर में है, ठीक है। अगला है, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये है चित्रकूट में स्थित प्रदेश का चौथा व अब देश का 53वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। ये एग्जाम में आने वाला है, चाहे लिख के ले लीजिए, जरूर पूछेगा, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। चित्रकूट में स्थित प्रदेश का चौथा व देश का 53वां टाइगर रिजर्व इस तरह पूछ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहेगा। यह प्रश्न वहां पे जरूर आपको मिल जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई तो 2014 में उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई। सर्वाधिक हस्तशिल्प या हथकरघा उद्योग वाला जनपद कौन सा है? तो वो है बरेली। कौन सा? बरेली, ठीक। अगला है, दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1977 में। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया इसको 1977 में, ठीक है। अगला है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य 2014 में इसको अधिसूचित किया गया, पीलीभीत में है। अगला है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के बारे में तो 2022 में इसे अधिसूचित किया गया, ये भी याद करके जाइएगा। सही मिलान के रूप में ये सब प्रश्न आने वाले हैं। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है ये 2012 में अधिसूचित किया गया, ठीक है। अगला है, हरिदास जयंती हर साल मनाई जाती है तो हरिदास जयंती हर साल वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ? वृंदावन में। अगला है, रागनी ढोला और स्वांग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो ये पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नाई समुदाय का गीत माना जाता है तो नाई समुदाय का गीत होता है नौका। कौन सा? नौका या नाका झक्कड़ जिसे कहते हैं, नौका झक्कड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य को भारत का 33वां तथा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को सम्मिलित करता है? तो 4 जिलों को सम्मिलित करता है। कौन कौन से जिले हैं? तो खीरी है, यानी लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आएगा एग्जाम में, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों करंट के सवाल हैं, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराजगंज में। कहाँ? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम श्रम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम श्रम उत्पादक क्षेत्र है बुंदेलखंड। कांडला, कांडला का चर्चा में रहा है तो कांडला क्या है? गोरखपुर गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के कांडला से गोरखपुर, ठीक है। कांडला से गोरखपुर गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से गुजरेगी? तो ये कुल 18 जिलों से गुजरेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी होगी? तो
83 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन ये उत्तर प्रदेश में जो है 18 जिलों से गुजरेगी और इसकी लंबाई 1083 किलोमीटर होगी। भारत में ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में लंबाई पूछ सकता है तो 1083 किलोमीटर, और कुल लंबाई अगर पूछेगा तो 2757 किलोमीटर, ठीक है। तो 2757 में 1083 तो उत्तर प्रदेश की ही जो है लंबाई हो गई, बाकी मध्य प्रदेश और गुजरात की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट सफारी पार्क है तो नाइट सफारी पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है। अगला है, कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है? तो सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यहाँ पे बैगा जनजाति भी पाई जाती है, ठीक। अगला है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, उनको धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना कब लॉन्च हुई? तो 2020 में लॉन्च हुई। कब? 2020 में, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के जनवरी 2023 के एक निर्णय के अनुसार प्रत्येक माह की किस तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाएगा? तो 15 तारीख को प्रत्येक माह, यानी टीबी में जागरूकता के लिए निक्षय दिवस प्रत्येक माह की 15 तारीख को मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला है, लड़कियों को मुफ्त में स्नातक तक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित देवी अहिल्याबाई योजना, ठीक है। कौन सी योजना? देवी अहिल्याबाई योजना की शुरुआत प्रदेश में कब हुई? तो ये अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई योजना के बारे में पूछे है क्या? तो ये लड़कियों को मुफ्त में स्नातक तक की शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। अगला है, प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत होती है, उसी महीने जिस महीने जो है देवी अहिल्याबाई योजना शुरू की गई, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2017 में प्रारंभ नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? तो नया सवेरा योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 2001 में, ठीक है। अगला है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कल्याण जो है प्रकाशित होती है गोरखपुर से। लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंदौली बनारस में है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में है। अगला है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब लागू हुई? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका लागू होता है 2009 में, ठीक। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आगरा में। हृदय रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये मेरठ में है, ठीक है। संजय गांधी पीजी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये बस्ती में है, ठीक है। इस तरह प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला है, उर्दू पत्रकारिता को नई राह देने वाला अखबार है, तो उर्दू पत्रकारिता को नई राह देने वाला अखबार है बनारस अखबार। बनारस अखबार 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा नागरी लिपि में से छापा गया, ठीक है। तो ये जो है बनारस अखबार, याद कर लीजिएगा। अगला है, कौन अपने आप को भारतीय तोता कहते थे? तो भारतीय तोता कौन कहते थे? तो अमीर खुसरो जो है उनको तोता ए हिंद कहा जाता था, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऐसे 5 प्रधानमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थल। तो कौन कौन से हैं? नेहरू हैं, शास्त्री हैं, इंदिरा हैं, राजीव हैं और वाजपेयी हैं, ठीक है। ये 5 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 5 का नाम याद कर लीजिएगा, इनमें से पूछ सकता है, ठीक। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के साक्षरता प्रतिशत का घटता क्रम क्या है?
तो पूछा यह है कि उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें जो साक्षरता प्रतिशत है उनका घटता क्रम क्या है। तो बुंदेलखंड में साक्षरता सबसे ज़्यादा, फिर केंद्रीय क्षेत्र, फिर पश्चिमी क्षेत्र, फिर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। अगला है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब होती है। तो कन्या सुमंगला योजना 2019 में आता है। ये चर्चा में रहा पिछले साल। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला है समग्र शिक्षा अभियान चरण दूसरा की शुरुआत कब हुई। तो 4 अगस्त 2021 को। ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत जून 2018 से। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन था। तो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। अभी बनारस अखबार के बारे में पीछे मैंने बताया। ठीक है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध स्वास्थ्य से है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार कब छपता है। तो उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार है। प्रोफेसर सीफेंक 1846 द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया। अगला है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे। तो रघुपति सहाय थे। ठीक। दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। चित्रकूट में। पुलिस व फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो लखनऊ में है। कहाँ, लखनऊ में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विधि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। आयुष विश्वविद्यालय, तो आयुष विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में। ठीक। अगला है सबला योजना को 2018 में किस योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया। तो सबला योजना को जो है 2018 में किशोरी शक्ति योजना व बाल विकास योजना इन दोनों के साथ जो है जोड़ दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में एक भी जनजाति नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी जनजाति नहीं है। वो है जालौन व फैजाबाद, जिसका वर्तमान नाम अयोध्या हो गया है। ठीक है, यही दोनों जिले हैं जिसमें एक भी ट्राइब्स नहीं है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति के लिए थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया है। तो वह है बलरामपुर में। ठीक है, इमिलिया कोडर गांव में ये खोला गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ने में है। तो जो है माहीगीर एक जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। ठीक है, ये इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु तो कहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो लखीमपुर खीरी में जो है इसकी स्थापना हुई है। अगला है हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पत्रिका कवि वचन सुधा में किस आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला है कला वसुधा नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन वर्ष 2021 में किसने प्रारंभ किया था। तो 2001 में किसने प्रारंभ किया था। तो शाखा बंदोपाध्याय ने इसको प्रारंभ किया था। कला वसुधा नामक त्रैमासिक यानी तिमाही पत्रिका थी। ठीक, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी में चल रहा है वाक्यांश। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों के। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद। विद मतलब विद्वान, बहु मतलब बहुत, भाषा मतलब भाषा जान रहे हैं, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला को बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषी या बहुभाषा भाषी। ठीक है, बहुभाषा भाषी। ठीक है, पूरा एक साथ रहेगा बहुभाषा भाषी। ठीक। अगला है जो अत्यधिक सूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो, भूखा लिखा हुआ है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहेंगे बुभुक्षित। क्या कहेंगे, बुभुक्षित। ठीक है। उचित आहार करने वाला, उचित आहार करने वाले को युक्ताहार कहेंगे। क्या कहेंगे, युक्ताहार। ठीक। अगला है नपा तुला भोजन करने वाला, नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द होता है मिताहारी। कौन सा शब्द होता है, मिताहारी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भाग्यवादी।
जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भजनीय। क्या हो जाएगा, भजनीय। मेघ के समान जो गरजता हो, तो मेघ के समान जो गरजता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, मेघनाद। मेघनाथ बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मेघनाद दा होता है, मेघनाथ नहीं, ठीक है, वो अशुद्ध शब्द है। मेघनाद जो है वो शुद्ध शब्द है। इस तरह भी हमको शुद्ध अशुद्ध भी याद करते चलना है। अगला है यज्ञ की रक्षा करने वाला। यज्ञ की रक्षा करने वाले के लिए जो है, या दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला, दोनों एक ही बात है, तो उसको क्या बोलेंगे, यज्ञ रक्षक या मखत्राता। क्या बोलेंगे, मखत्राता। अगला है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संविदा। सॉरी, थोड़ा जो है नींद जैसा आ रहा है। तो कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने का समझौता क्या बोलेंगे, संविदा बोलेंगे। ठीक है, यानी आप देखे होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होता है, यानी कुछ कंडीशन रखी जाती है कि आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको, या हमारे लिए काम करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा और ये सुविधाएं मिलेंगी, तो कंडीशंस रखी जाती हैं। ठीक है, तो उसको संविदा बोलते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो, तो जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोलते हैं। क्या कहते हैं, पिंडज। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या बोलेंगे, स्वेदज। ठीक है, जो यानी पसीने से उत्पन्न हो। जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो तो उसको लिए एक शब्द है असमर्थ। क्या है, असमर्थ। अगला है दिल खोलकर या खुले हाथ खर्च करने वाला। दिल खोलकर खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मुक्त हस्त, यानी खुले हाथ वाला। अगला है खोज करने वाला। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, अन्वेषक। क्या, अन्वेषक। छोटे से छोटे दोष खोजने वाला। छोटे से छोटा दोष खोजने वाले के लिए क्या शब्द है, छिद्रान्वेषी। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका के लिए शब्द क्या हो जाएगा, सिद्ध काम। क्या हो जाएगा, सिद्ध काम। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा, वाचस्पति। क्या हो जाएगा, वाचस्पति। अनुचित यौन संबंध रखने वाला। अनुचित यौन संबंध रखने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा, व्यभिचारी। क्या हो जाएगा, व्यभिचारी। सामाजिक मान मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाला। तो सामाजिक मान मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा, वामाचारी। क्या हो जाएगा, वामाचारी। ठीक है, वामाचारी। ठीक। पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी से संबंधित के लिए शब्द होता है पार्थिव। जो धरती फोड़कर जन्मता है, तो जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। उ आधा द बीज। ठीक है, उद्भिज। जिसका भोग होता हो। जिसका भोग होता हो उसे भोग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भोग्य। ठीक है। अगला है भूगर्भ विज्ञान का जानकार। भूगर्भ विज्ञान का जानकार के लिए क्या शब्द हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। क्या हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। भूमि पर सोने वाला। भूमि पर सोने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा, भूमिशाई। क्या हो जाएगा, भूमिशाई। जठर यानी पेट में लगने वाली आग। जाठर यानी पेट में लगने वाली आग के लिए शब्द क्या हो जाएगा, जठराग्नि या जठरानल। क्या हो जाएगा, जठराग्नि या जठरानल। अगला है मतिमंद होने की अवस्था। मतिमंद होने की अवस्था को क्या बोलते हैं, मतिमांद। मतिमांद। ठीक है, द ये वाला रहेगा। ठीक है, मतिमांद। अगला है पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना। जो हमारे शरीर में जो है पाचन क्रिया में भाग लेती है, तो उस अग्नि का मंद हो जाना क्या कहलाता है, मंदाग्नि। क्या कहलाता है, मंदाग्नि। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव क्या क्या हो जाएगा, मनोदौर्बल्य। क्या हो जाएगा, मनोदौर्बल्य। ठीक। अगला है मन के किसी ओर प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति।
क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति। किसी बात के मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाला, इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? मर्मज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ। यानी किसी बात के मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाला के लिए क्या शब्द हो जाएगा? मर्मज्ञ। जिसकी बुद्धि कमजोर है के लिए मंदबुद्धि शब्द का प्रयोग होता है और मतिमांद भी होता है। ठीक है, मतिमांद। और मतिमांद किस में प्रयोग होता है? तो यानी मतिमंद होने की अवस्था भी मतिमांद होता है, और जिसकी बुद्धि कमजोर है उसको भी मतिमांद कहते हैं। ठीक, तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। ठीक है, आज हमारा 36वां लेक्चर था। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।